नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आप भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर जाने के लिए निकले, नेपाल पहुंच चुके हैं। तिब्बत की सीमा बस कुछ दूरी पर है, लेकिन अचानक खबर आती है कि जिस रास्ते से आपको आगे जाना है वहां नदी ने पूरा इलाका तबाह कर दिया। सड़कें गायब हैं, बाजार बह गए हैं, पुलिस पोस्ट तक क्षतिग्रस्त हो गए और सबसे बड़ी खबर, कैलाश यात्रा पर जा रहे सैकड़ों लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा। लेकिन रुकिए, असली सवाल यहां से शुरू होता है। रसुआ में उस वक्त ऐसी भारी बारिश भी नहीं हो रही थी, तो फिर भोटे कोशी नदी में अचानक इतना पानी कहां से आया? क्या तिब्बत की तरफ कोई बड़ी प्राकृतिक घटना हुई थी? क्या पहाड़ टूटकर नदी में गिरा था और फिर पानी का बांध फट गया, या ग्लेशियल झील टूटने से तबाही आई? और सबसे बड़ा सवाल, नेपाल से शुरू हुआ यह सैलाब क्या भारत तक भी खतरा बन सकता है? आखिर 26 अगस्त की सुबह हिमालय में ऐसा क्या हुआ जिसने कैलाश यात्रा से लेकर नेपाल और भारत तक की चिंता बढ़ा दी? साथियों, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, और जब ये वीडियो देखेंगे, जब इसके लिए मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे शुरुआत करूंगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे पहले ही एक निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया करके मेरी बातों को अन्यथा या किसी भी प्रकार से मत लीजिएगा। एक बहुत बड़ी और गहरी सिंपैथी जो है इस समय है। हो सकता है शब्द कहीं कहीं लड़खड़ा है तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखकर आप अपने विचारों को जो है वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। और हम आज के इस टॉपिक पर यही चर्चा करेंगे कि ये आपदा क्यों आई और इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आज का टॉपिक जिसके ऊपर हमें चर्चा करना है वो टॉपिक यही है, नेपाल में तिब्बत के भूकंप से बाढ़, 400 भारतीय पर्यटक जो हैं वो लापता है, कैलाश यात्रियों पर संकट। साथियों, जिस वक्त नेपाल के रसुआ में यह तबाही मच रही थी, उसी वक्त सबसे ज्यादा चिंता एक दूसरी खबर ने बढ़ा दी थी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहे सैकड़ों लोग इसी इलाके में मौजूद थे। कई लोग नेपाल चीन सीमा पार करके तिब्बत जाने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक आई इस फ्लैश फ्लड ने सड़क और संचार व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। साथियों, कई सारे समाचार पत्र के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो 400 से अधिक यात्री, जिसमें से 100 नेपाली यात्री या नागरिक भी शामिल थे, उनसे संपर्क स्थापित नहीं किया जा पा रहा है। सबसे ज्यादा यात्री भारत से थे जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 100 से ऊपर भारतीय नागरिक जो हैं वो संपर्क में नहीं आ पा रहे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही। अब सवाल सिर्फ बाढ़ का नहीं है, सवाल यह है कि उन परिवारों का जो भारत और नेपाल में बैठकर सिर्फ एक फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये यात्री उस समय कहां थे, क्या वे बाढ़ की चपेट में आए हैं या सिर्फ सड़क और नेटवर्क टूटने की वजह से संपर्क से बाहर गए हैं। और सबसे अहम बात, जिस बाढ़ ने इस सबको संकट में डाला है, आखिर उसकी शुरुआत कहां से हुई। साथियों, कुछ तस्वीरें और मैप को मैं आपके सामने रखूं। यह तस्वीर है साथियों, जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही। और जब हम इस तस्वीर को देख रहे हैं तो हम इस पूरी कहानी के सबसे रहस्यमय हिस्से पर भी पहुंचेंगे कि आखिर ये तस्वीर में जो इतना पानी दिख रहा है, इतना पानी आया कहां से। क्योंकि रसुआ के स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि उस समय वहां भारी बारिश नहीं हो रही थी। कुछ जगहों पर तो मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी, लेकिन अचानक भोटे कोशी नदी का पानी राक्षसी रूप लेकर बस्तियों की तरफ बढ़ने लगा। टिमूरे और उसके आसपास के कई इलाके कुछ ही समय में तबाही के रूप में जो है परिवर्तन होने लगे। नेपाल चीन सीमा के पास तैनात सुरक्षा कर्मी तक इस चपेट में आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक सशस्त्र पुलिस बल के 9 जवान लापता है, पुलिस चौकियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बाजारों को नुकसान पहुंचा है, कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी प्रभावित हुए। अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रसुआ में इतनी बारिश नहीं हुई तो क्या यह सैलाब सीमा के उस पार तिब्बत से आया था? और यहीं से इस पूरी घटना की जांच एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पे जो है वो पहुंच जाती है। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर एक बार लोकेशन देख लीजिए जहां ये घटना हुई थी। काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर है ये रसुआ, जो कि तिब्बत का बॉर्डर है। और यहीं से
कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रीगण आगे बढ़ते हैं। साथियों, सैटेलाइट की जो तस्वीरें हैं उसमें नेपाल की तरफ नहीं बल्कि तिब्बत की तरफ भारी बारिश के संकेत मिले हैं। यानी संभव है कि रशुआ में मौसम सामान्य हो, लेकिन सीमा के उस पार पहाड़ों में हुई तेज बारिश ने नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी भेज दिया। और यही वजह है कि नेपाल के अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ तिब्बत की दिशा से भोटे कोशी में शामिल हुई। और फिर प्रश्न यही उठता है कि क्या सिर्फ भारी बारिश इतनी बड़ी तबाही के लिए जिम्मेदार थे? साथियों, इसका जवाब अभी तक साफ नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ एक और थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। और उस सामने जो थ्योरी आ रही है वो ये है कि क्या हिमालय की किसी ढलान से बर्फ और चट्टानों का विशाल हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया है। अगर ऐसा हुआ तो नदी का रास्ता कुछ समय के लिए बंद हो सकता था, पानी जमा हो सकता था और फिर अचानक वह प्राकृतिक अवरोध टूटने पर पूरा पानी एक साथ नीचे आ गया होगा। और यहीं से इस फ्लैश फ्लड की कहानी सिर्फ बारिश की नहीं बल्कि हिमालय के भीतर हुई किसी बड़ी प्राकृतिक घटना की तरफ इशारा करने लगे। साथियों, आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है तिब्बत से आई बाढ़ का, जो कि नेपाल के रशुआ जिले में बेहद तेजी से घुसा हुआ आपको दिख रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। साथियों, यहां एक और संभावना सामने आई है जिसने इस घटना को और रहस्यमय बना दिया है। क्या कहीं कोई ग्लेशियल झील फटी है? हिमालय में कई ऐसे ग्लेशियल झील हैं जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती और कई बार बर्फ, मिट्टी, पत्थरों के प्राकृतिक बांध के पीछे जमा रहती। अगर ऐसी कोई बांध टूट जाए तो लाखों करोड़ों लीटर पानी कुछ ही मिनटों में नीचे की ओर निकल सकता है। स्थानीय अधिकारियों ने भी शुरुआत में यही सवाल उठाया था कि आखिर बिना स्थानीय भारी बारिश के नदी में इतना जबरदस्त उफान आया कैसे। हालांकि अब तक किसी ग्लेशियल फटने के बारे में भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। तो फिर प्रश्न यही है कि अचानक कहां से आया इस सैलाब? साथियों, इस समय हमारे सामने तीन संभावनाएं हो सकती। तिब्बत की तरफ भारी बारिश, पहाड़ से बर्फ और चट्टानों का नदी में गिरना, या फिर किसी ग्लेशियल झील से अचानक पानी का निकलना। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि जिस वक्त इस बाढ़ के कारण की तलाश चल रही थी उसी दौरान भूकंप का एक रिकॉर्ड भी सामने आया। तो क्या हिमालय के जमीन में आया कंपन भी इस पूरी तबाही से जुड़ा हो सकता है? लेकिन इसी बीच एक और जानकारी सामने आई। 26 अगस्त की सुबह तिब्बत के क्षेत्र से जो हम बात कर रहे हैं कि लगभग 4.5 रिएक्टर स्केल पर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अब सवाल यह उठा कि क्या भूकंप सिर्फ एक संयोग था या फिर हिमालय के किसी ढलान को अस्थिर करने में इस भूकंप की भूमिका भी रही। क्या जमीन के इस कंपन के बाद ऊपर कहीं चट्टान या बर्फ खिसक गई? फिलहाल इसका कोई पक्का जवाब नहीं है और जांच जारी है, लेकिन नीचे रसुआ में लोगों के पास इन सवालों का इंतजार करने का समय नहीं था, क्योंकि हालात हर मिनट बिगड़ रहे थे। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर भेजे गए, लेकिन टिमोरी पहुंचा हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंडिंग तक नहीं कर सका। और वजह यह था कि जहां उसे लैंडिंग करना था जिस हेलीपैड पर, वो हेलीपैड बाढ़ के चपेट में आके बह चुका था। यानी सड़कें पहले ही कट चुकी थी, अब हवा के रास्ते पहुंचना भी मुश्किल हो रहा था। पहाड़ों के बीच फंसे लोगों तक आखिर मदद कैसे पहुंचेगी, यही अब नेपाल के रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। साथियों, अब रेस्क्यू ऑपरेशन के समय के खिलाफ जो है वो एक दौड़ बन चुका था। नेपाल सरकार ने सेना, सशस्त्र पुलिस बल, नेपाल पुलिस को एक साथ मैदान में उतार दिया। मेडिकल टीमें तैयार की गई, एम्बुलेंस भेजी गई, रेड क्रॉस तथा स्काउट्स को भी राहत कार्य में जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ लोगों तक पहुंचना नहीं था। आपके स्क्रीन पर यह भी तस्वीर है, रशुआ में बाढ़ के चलते एक पुल जो है वो बह गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बालेन साथ के साथ इन्होंने बातचीत की है और अपना संवेदना जाहिर किया। और साथ में ही नेपाल के लिए भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना जो है वो एकदम अलर्ट मोड में है कि जैसे ही नेपाल की तरफ से सिग्नल मिलेगा तुरंत ये जो है रेस्क्यू के लिए चली जाएंगे। लेकिन फिर वही है कि जो रेस्क्यू किया जा रहा है, यहां सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ लोगों तक पहुंचना नहीं है, पहले यह पता लगाना है कि कौन कहां फंसा है, क्योंकि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इसी बीच बाढ़ का पानी भी रशुआ में रुकने वाला नहीं है, वह भटकोशी से आगे बढ़ते हुए त्रिशूली नदी की दिशा में नीचे उतर रहा है। और धाडिंग के गलछी इलाके तक पानी पहुंचने की खबर के बाद प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया।
कमजोर बस्तियों और बाजार क्षेत्रों को खाली कराने की चेतावनी दी गई है। अब सिर्फ रसुआ की बात जो है वो आपदा से नहीं है। सवाल यह है कि हिमालय से निकला यह सैलाब नीचे कितनी दूर तक जो है वो असर डालेगा, और यहीं से इस आपदा का असर रसुआ की पहाड़ियों से निकलकर पूरे नेपाल के लिए एक बड़ी संकट में बदलने लगा। क्योंकि नदी के किनारे सिर्फ गांव और बाजार ही नहीं थे, बल्कि सड़कें, बिजली परियोजनाएं और नेपाल चीन व्यापार से जुड़ा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद था। कई जगह नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन तबाही का पूरा हिसाब लगाना अभी संभव नहीं था। कुछ इलाके ऐसे थे जहां राहत टीमें भी तुरंत नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बीच सरकार ने आपात बैठक शुरू की, प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी गई, घायलों के लिए मुफ्त इलाज और राहत की घोषणा भी की गई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी भी वही है कि राहत सामग्री या राहत कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि लापता और संपर्क से बाहर लोगों का सही आंकड़ा भी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि कैलाश यात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों और सुरक्षा कर्मियों तक कई परिवार को अभी तक यह पता ही नहीं था कि उनके अपने आखिर किस हालात में। और इस बीच एक और सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या यह पहली बार ऐसा हुआ है, या रासुआ का यह इलाका पहले भी ऐसे किसी तबाही का सामना कर चुका है। साथियों, यह पहली बार नहीं हुआ। ठीक एक साल पहले यानी कि जुलाई 2025 में इसी रसुआ इलाके ने ऐसी ही एक भयावह आपदा देखी थी। उस समय भी तिब्बत की तरफ से आया जल प्रवाह नेपाल में घुसा। उसने नेपाल चीन को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मितेरी ब्रिज को बहा दिया। रसुआ गढ़ी ड्राई पोर्ट को नुकसान पहुंचाया। सड़कें टूट गई, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुए। उस आपदा में कम से कम 9 लोगों की मृत्यु हुई थी। कई लोग लापता हो गए थे। अब सवाल यह है कि एक साल के अंदर उसी हिमालय इलाके में दूसरा बड़ा फ्लैश फ्लड क्यों आया? क्या यह महज संयोग है, या फिर यह क्षेत्र लगातार किसी नए खतरे का संकेत दे रहा है? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ नेपाल की तबाही तक सीमित नहीं था। जैसे जैसे बाढ़ की खबर भारत पहुंची, बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड में आने लगा, और यहीं से नेपाल की यह आपदा भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। क्योंकि हिमालय की नदियां सीमा पर रुकती नहीं है। ऊपर पहाड़ों में होने वाली कोई बड़ी घटना नदी के रास्ते नेपाल से होते हुए भारत तक असर डाल देती। साथियों, बाढ़ की खबर के बाद बिहार के कई जिलों में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की नजर खासतौर पर उन नदी तंत्रों पर है जिनका पानी नेपाल से भारत की तरफ आता है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि नेपाल में जिस तरह की अचानक फ्लैश फ्लड आई है, वैसी ही स्थिति भारत में भी बनेगी, यह तय नहीं था। फिर भी प्रशासन कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं था, क्योंकि अगर ऊपर से आने वाले पानी की मात्रा अचानक बढ़ेगी तो नदी किनारे बसे इलाके को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक था। हिमालय में पैदा हुई आपदा कभी सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रहती। साथियों, कई घर जो है वो बाढ़ के चपेट में आकर तबाह हो गए हैं। रशुआ में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बह गया है। जो सारी तस्वीरें, जो वीडियोस मेरे पास मिल रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि पूरी तस्वीर को आपके सामने रख दूं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो शुरू किया तो वही मैंने कहा कि आज मूल्यांकन मेरा मत कीजिएगा, आज मुझे जज मत कीजिएगा, आज बस भावनाओं को समझिए। साथियों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक सिर्फ इतना नहीं था कि नेपाल में बाढ़ आई और भारत में अलर्ट जारी हो गया। असली सवाल इससे बड़ा है। हिमालय में अगर किसी एक जगह अचानक कोई प्राकृतिक घटना होती है तो क्या हमारे पास उसे तुरंत पहचानने और नीचे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने की व्यवस्था है? क्योंकि इस बार रसुआ में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पानी पहले आया, जानकारी बाद में आई। सड़कें कटने के बाद पता चला कि कौन कहां फंसा है। संचार बंद होने के बाद यात्रियों की सूची खंगाली गई। हेलीकॉप्टर पहुंचा तो पता चला कि उतरने की जगह नहीं बची, यानी आपदा के बाद रेस्क्यू शुरू हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में पहले से चेतावनी दी जा सकती थी? और यही सवाल अब सिर्फ नेपाल का नहीं बल्कि पूरे हिमालय क्षेत्र के सामने खड़ा है। और इसी चेतावनी व्यवस्था की कमी को समझने के लिए रसुआ की जमीन पर लौटना जरूरी है। क्योंकि इस बाढ़ का असर सिर्फ एक दो जगहों तक सीमित नहीं है, करीब 1 दर्जन बस्तियों पर इसका असर बताया गया है। बित्रावती, मैलोंग, शांति बाजार और त्रिशूली के आसपास तक नुकसान की खबरें आने लगी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि प्रशासन के पास भी तबाही की पूरी तस्वीर नहीं थी। कहीं बाजार उजड़ गए थे, कहीं पुलिस चौकियां क्षतिग्रस्त थी, कहीं बिजली और सड़क से जुड़ा ढांचा टूट चुका था। कई जगहों से खबर आ रही थी, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से यह पता लगाना मुश्किल था कि वास्तविक नुकसान कितना हुआ था।
यानी एक तरफ लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रशासन उन इलाकों का नक्शा बना रहा था जहां मदद सबसे पहले पहुंचानी थी। और इसी दौरान एक मुश्किल सामने आई, आंकड़े अलग अलग आ रहे थे, जिससे कैलाश यात्रियों को लेकर चिंता भी और धीरे धीरे जो है वो बढ़ते जा रही थी। साथियों, नेपाल में बाढ़ के चलते सड़कें और पुल आप देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर किस तरह से बहते जा रहे हैं। नेपाल के त्रिशुली बाजार में बुधवार को यह सुबह 9 बजे की ये तस्वीर है जब नदी में बाढ़ आई। आप देखिए किस प्रकार से मकान जो है वो बहते हुए दिख रहे हैं, पुल जो है वो क्षतिग्रस्त होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। साथियों, अलग अलग रिपोर्टों में यात्रियों और संपर्क से बाहर लोगों के आंकड़े अलग हैं। एक रिपोर्ट में करीब 390 कैलाश यात्रियों का जिक्र था जो उस दिन तिब्बत की सीमा पार करने वाले थे, जिनमें 93 नेपाली नागरिक भी शामिल थे। वहीं दूसरी रिपोर्ट में 105 भारतीय समेत 384 लोगों के संपर्क से बाहर होने की जानकारी सामने आई। इसका मतलब यह नहीं कि दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए। आपदा के शुरुआती घंटे में अलग अलग एजेंसियों के पास अलग अलग सूचियां और जानकारियां होती हैं, इसलिए उस वक्त असली चुनौती सिर्फ संख्या गिनना नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक पहुंचकर उसकी स्थिति की पुष्टि करना थी। जब यह काम चल ही रहा था तो नेपाल सरकार ने समझ लिया कि मामला सामान्य राहत अभियान से कहीं बड़ा है। अब नेपाल सरकार के सामने साफ था कि यह सिर्फ कुछ गांवों तक सीमित बाढ़ नहीं, इसलिए सरकार ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान तेज करने का फैसला लिया। घायलों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। बेघर हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और उनके लिए भोजन व अस्थायी ठिकानों की तैयारी शुरू की गई। साथ ही टूटी सड़कों को खोलने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और बंद पड़े दूरसंचार नेटवर्क को दोबारा शुरू करने के आदेश दिए गए। प्रभावित इलाकों को 3 महीने के लिए आपदा संकट क्षेत्र घोषित करने का फैसला भी किया गया। इतना ही नहीं, नेपाल ने इस संकट से निपटने के लिए भारत और चीन दोनों से सहायता मांगी है और यह फैसला अपने आप में बताता है कि रसुआ की यह बाढ़ अब सिर्फ स्थानीय आपदा नहीं रह गई और भारत और चीन दोनों तैयार हैं, दोनों अपने अपने तरफ से जो है वह सहायता पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था कि जिन लोगों से संपर्क टूट गया उनमें से कितने सुरक्षित हैं और क्या राहत दल समय रहते उन तक पहुंच पाएगा। साथियों, आपकी स्क्रीन पर ये 9 बड़ी आपदाएं हैं। जैसे कि 16 अगस्त 2024 को नेपाल के थामे गांव में ग्लेशियर झील फटने से अचानक बाढ़ आई। थामे गांव के कई घर और इमारतें बह गईं। समय रहते लोगों की ऊंचाई पर पहुंचने से बड़ी जनहानि टली। 2023 में दक्षिण लोहनक झील सिक्किम ग्लेशियर झील फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आई। चुंगथांग बांध टूट गया, कई इलाके डूब गए, 179 लोगों की मौत। ये भारत नेपाल के हिमालय इलाके के 9 बड़ी आपदाएं हैं जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं। साथियों, 7 फरवरी 2021 उत्तराखंड तपोवन ऋषिगंगा रोंटी पीक से बर्फ और चट्टान टूटकर नदी में गिरी जिससे तेज मलबे का सैलाब आया। 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हुए, 200 से ज्यादा लोग मारे गए या लापता हुए। अक्टूबर 2021 उत्तराखंड बाढ़, भारी बारिश से कुमाऊं और गढ़वाल में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। 46 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। नैनीताल समेत कई इलाकों का संपर्क टूटा। सितंबर 2014 कश्मीर बाढ़, लगातार बारिश से झेलम नदी उफान पर आ गई। श्रीनगर समेत पूरी घाटी का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। भारत पाकिस्तान में 450 से ज्यादा मौत हुई। 17 जून 2023 केदारनाथ जल प्रलय उत्तराखंड, भारी बारिश के बाद चोराबारी झील का पानी और मलबा नीचे आया। केदारनाथ, रामबाड़ा और गौरीकुंड में भारी तबाही हुई, हजारों लोगों की जानें गई। 5 जुलाई 2016 भोटेकोशी बाढ़, तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से भोटोकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई। सड़क, पुल, घर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा। अगस्त 2010 लद्दाख लेह फ्लैश फ्लड, रात में बादल फटने से पानी और मलबे का सैलाब आया। लेह और आसपास के इलाके बुरी तरह से प्रभावित हुए। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 4 अगस्त 1985 डिंग शो झील नेपाल, ग्लेशियर झील पर एवलांच गिरने से उसके प्राकृतिक बांध टूट गया। अचानक आई बाढ़ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, पुल और खेत बह गए। तो साथियों, ये 9 बड़ी आपदाएं हैं जो कि भारत नेपाल के हिमालयी इलाकों में देखने को मिली। साथियों, बाढ़ में के मलबे में अपना सामान ढूंढते हुए लोग जो हैं वो वीडियो में भी आपको दिख रहे हैं। साथियों, अब सवाल यह है कि जिन लोगों से संपर्क टूट गया उनमें से कितने सुरक्षित हैं? क्या राहत दल समय रहते उन पर पहुंच पाएंगे? लेकिन रशुआ की इस कहानी में सबसे मानवीय तस्वीर उन परिवारों की थी जो अपने लोगों की खबर का इंतजार कर रहे थे।
किसी का बेटा कैलाश यात्रा पर निकला था, किसी के माता पिता सीमा पार करने वाले थे, तो किसी का अपना व्यक्ति उस इलाकों में काम कर रहा था। आपदा के बाद फोन बंद हो गए, सड़कें टूट गई, कई जगह संचार व्यवस्था ठप पड़ गई। ऐसे में हर से जो है वो संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन यही वो जगह है जहां एक बात समझना जरूरी है। संपर्क से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति किसी हादसे का शिकार हो गया। पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क खत्म होने, सड़कें बंद होने, लोगों के अलग अलग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाने से भी संपर्क टूट सकता है। इसलिए रेस्क्यू टीमों के सामने अब सिर्फ लोगों को बचाने ही नहीं बल्कि एक एक व्यक्ति के लोकेशन और स्थिति की पुष्टि करने की चुनौती थी। और यही काम तय करेगा कि रशुआ की इस आपदा की असली मानवीय तस्वीर आखिर कितनी बड़ी। और शायद यही इस पूरी घटना का सबसे कठिन सच है कि आपदा खत्म होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती। पानी धीरे धीरे नीचे निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे टूटे घर, बर्बाद सड़कें, उजड़े बाजार और अपने लोगों को तलाशते परिवार रह जाते हैं। रशुआ में भी अब अगली लड़ाई सिर्फ राहत पहुंचाने की नहीं बल्कि पूरे इलाकों को फिर से खड़ा करने की होगी। नेपाल चीन सीमा से जुड़ा रास्ता, बिजली परियोजनाएं, संचार नेटवर्क, स्थानीय कारोबार, सबको दोबारा पटरी पर लाना होगा। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ पुनर्निर्माण का नहीं है, क्योंकि ठीक एक साल पहले भी यह इलाका ऐसे ही आपदा देख चुका है। तो क्या सिर्फ टूटे हुए पुल और सड़कें फिर से बनाना काफी होगा, या अब उस पूरे हिमालय इलाके को नई तरीके से समझना पड़ेगा? क्योंकि अगर अगली फ्लैश फ्लड फिर अचानक आई तो क्या इस बार लोगों को पहले से चेतावनी मिल पाएगी और यही रशुआ की यह कहानी सिर्फ एक बाढ़ की खबर नहीं रह जाती, यह एक चेतावनी बन जाती। हिमालय में होने वाली घटनाएं अब सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। ऊपर तिब्बत की पहाड़ियों में मौसम बदलता है तो उसका असर नेपाल की नदियों पर पड़ जाता है और फिर वही पानी भारत तक चिंता पैदा कर देता है। तीन अलग अलग देश, तीन अलग अलग सरकारें, लेकिन नदी का रास्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और शायद इसलिए अब जरूरत सिर्फ राहत भेजने की नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं को पहले से समझने की है। मौसम का डेटा, नदी का जलस्तर, पहाड़ों की गतिविधियां और संभावित खतरे, इनकी जानकारी सीमा के इस पार और उस पार समय रहते पहुंचानी चाहिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड की सबसे बड़ी ताकत उसकी अचानक आने की क्षमता है और उससे बचाव की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है समय से पहले मिली चेतावनी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी भी भविष्य से जुड़ा है। आज रशुआ में राहत और बचाव जारी है, यात्रियों स्थानीय लोगों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है, नुकसान का सही आकलन किया जा रहा है। लेकिन जब यह आपदा पीछे छूट जाएगी तब भी एक सवाल बाकी रहेगा, क्या अगली बार के लिए हम तैयार रहेंगे? क्या हिमालय के संवेदनशील इलाकों में ऐसी कोई व्यवस्था होगी जो पहाड़ के ऊपर से रही असामान्य बारिश, भूस्खलन या नदी में अचानक बनने वाले अवरोध को तुरंत पहचान सके? क्या नेपाल, भारत और चीन के बीच ऐसी चेतावनी प्रणाली बनेगी जिससे नीचे रहने वाले लोगों को पानी आने से पहले खबर मिल जाए? क्योंकि रसुआ ने एक बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि पहाड़ में हुई घटना का असर सीमा पार तक जा सकता है। और शायद इस त्रासदी से सबसे बड़ा सबक यही है कि आपदा के बाद रेस्क्यू जरूरी है, लेकिन असली जीत तब होगी जब अगली आपदा आने से पहले लोगों तक चेतावनी पहुंच जाए। साथियों, इस वक्त आंकड़ों से ज्यादा जरूरी वे लोग हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। ये तस्वीर है नेपाल के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिनको नुकसान पहुंचा हुआ है। ये राहत और बचाव कार्य के लिए हेलीकॉप्टर्स जो है वो लगे हुए हैं, जो कि अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमने कहा साथियों कि इस वक्त आंकड़ों से ज्यादा जरूरी वे लोग हैं जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया। कहीं एक माँ अपने बेटे के फोन का इंतजार कर रही, कहीं कोई परिवार कैलाश यात्रा पे गए अपने किसी सदस्य की खबर पाने के लिए बेचैन है। हम बस यही उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि राहत दल जल्द से जल्द फंसे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, सभी लोग सुरक्षित अपने परिवार के पास लौटे और इस मुश्किल घड़ी में हमारी संवेदनाएं नेपाल की इस त्रासदी से प्रभावित हर परिवार के साथ। उम्मीद है कि जल्द ही इंतजार कर रहे इन परिवारों को एक अच्छी खबर मिले। बाकी आज का सेशन जो है वो यहीं तक हम रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी आप लोग के ऊपर है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि सभी सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।